सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन 2021 जिस पर हुकूमत का मुतालबा है कि ये ओपन बैलेट के जरिए कराए जाएं और उसकी वजह आज हुकूमत ने सामने रख दी है। एक मुबैना वीडियो सामने लेकर आई गई है और उसमें बताया गया है कि क्यों चाहती है कि हुकूमत के ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इलेक्शन हों, क्योंकि लोगों को खरीदा जाता है। एक वीडियो जो कि दिखाई गई और उसमें वीडियो में बताया गया कि कैसे नोटों के अंबार लगे हैं और केपी के असेंबली के मेंबर हैं ये जिनको खरीदा गया। उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, ये बात है 2018 की, और इसी बिना पर हुकूमत ये कहती है कि इसीलिए हम ये कहते रहे कि क्यों हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो ओपन बैलेट के जरिए हो, और बार बार इसी पर इसरार है हुकूमत का। गो कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है, सदारती ऑर्डिनेंस भी लेकर आई हुई है, जिसको कि JUI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा हुआ है। दूसरी जानिब जायद दो तो है अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है, अपोजिशन ये बात मानने को तैयार नहीं है। अपोजिशन कहना यह है कि इनके अपने लोग इनको धोखा देने लगे हैं, इसलिए हुकूमत तमाम तर सियासी चाल चल रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब मौजूद हैं, तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम तजिया लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब, कई दफ़ा हम इस पर बात कर चुके हैं, ज़ाहिर इसकी तमाम टेक्निकल मामलात हैं उस पर भी हमने आपसे गुफ्तगू की, लेकिन जब ये कह दिया जाए कि जी हम ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में ख़रीदो फरोख्त होती है, लोगों को पैसे देके ख़रीदा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ओपन बैलेट के ज़रिए हो, लेकिन तरीक़ाकार जो हुकूमत अपना रही है, आपके ख्याल में क्या वो एक सही तरीक़ाकार है? इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? असूली तौर पर जो ऑर्डिनेंस आया है, इसकी अगर हम पूरे शाखों से बात का मुताला करें देखें, ये दुरुस्त है। ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर में हाउस ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही एक मकरू कारोबार होता रहता है, और ये सेनेट के इलेक्शन में हमेशा ही ये जो है बाकायदा हाउस ट्रेडिंग हुई है। करोड़ों रुपए में आपके वोट बिकते रहते हैं। बलूचिस्तान का रेट ज्यादा है क्योंकि वहाँ 6 या 7 सूबाई असम्बली के मेंबरों से एक सेनेटर बन जाता है, उसका रेट ज्यादा है। सूबा सिंध का रेट तकरीबन 22-23 वोटर चाहिए, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा अब मौजूदा हालात में वहाँ 15-16 चाहिए, तो वहाँ का रेट भी ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा रेट बलूचिस्तान का है, और इससे बड़ा खौफनाक रेट जो था अब खत्म हो गया, वो फाटा का था। फाटा में एक वोट 50 करोड़ का था। 4 वोट खरीद ले तो आपका 2 अरब में आप सेनेटर बन गए। वहाँ रेट 50 से 80 करोड़ तक था, लेकिन वो चूंकि खत्म हो गया, वह 4 सीटें जो थी खत्म हो गई है, जो फाटा शामिल हो गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप आइए, हमें इसकी हम तायद करते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कहा कि तरीकाकार जो है वो एक नामुनासिब है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब दाखिल कराया हुआ है कि जनाब आपने अगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है तो उसके सबसे पहले जरूरी है आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो है उसकी तरमीम करें, यानी आर्टिकल 226, 51, 223, 224 और 59 यहाँ आप इसमें तरमीम करें तो फिर इसमें ये बड़ा खुशआइन कदम है। लेकिन बगैर तरमीम के अगर आपने ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेके आए तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से गैर कानूनी है। तो ये इसीलिए अपोजिशन ने भी इसको बगैर कानूनी है ना। देखें, बात ये कि जब तक आप आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं करेंगे, अब अटॉर्नी जनरल साहब की अपनी राय है, दुरुस्त है, पाकिस्तान के माहिर कानून है, उन्होंने जो भी कहा दुरुस्त फरमाया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। हमारी नाकिस राय के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत ही 1974 से लेकर 2018 तक दरमियान में वक्त में जो भी सेनेट के इलेक्शन हुए वो आर्टिकल 226 के तहत हो गए। तो इन हालात में हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जी जो हमारे सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं ये आईनी नहीं है, ये बाकायदा एक्ट के तहत होते हैं। और उन्होंने मिसाल दी, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी अपनी कदावर शख्सियत को सामने रखते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये तो यूनियन काउंसिल से है, यानी हमारे जो अवान बाला के जो मौजूद बैठे हुए ना लंबी लंबी कारें लेकर, उनकी हैसियत यूनियन काउंसिल के मेंबर के बराबर कर दी थी अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने इंटरव्यू में। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि बाकायदा इस पर चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी
इस पर यह है कि जनाब इस पर एतराज किया ऑर्डिनेंस पर, उन्होंने इससे पहले जवाब दाखिल कराया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जब तक आप आर्टिकल 226 के जो मैंने हवाले दिए, कुंवर साहब ये तमाम चीजें हमें मालूम है और नाजरीन को भी मालूम है। अब मुझे आप ये बताइए हुकूमत कहाँ खड़ी है? अब वो ऑप्शन जो सारे इस्तेमाल कर चुकी है। एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आता है तो उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं है कि ये आईनी तरमीम की जा सके, अपोजिशन भी नहीं मान रही। अब हुकूमत खड़ी कहाँ है? क्योंकि तशरीह क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इनकी? हुकूमत, बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन इसलिए जरूरी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो वो थोड़ा सा नीचे उतर कर जो है अपोजिशन के रहनुमाओं से बातचीत करनी पड़ती है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जैसे ताकतवर वज़ीर आज़म कभी आए नहीं पाकिस्तान में, वो भी नीचे उतर कर मुफ्ती महमूद को गले लगा लिया करते थे, अब्दुल वली खान को भी और मास्टर अफजल खान को भी। लेकिन इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चले, आपका पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को लचक का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत के बाद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मामला पार्लियामेंट में जाए और वहां पर यह आईनी तरमीम हो। 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है, उसको अपोजिशन को अपने साथ बिठाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बाकी मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया है। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं और अख्तुज़ार चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करें। आप दोनों हज़रत का शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि बसर साहब ज़रा मैं आपसे पहले बात करूँ, हुकूमती रवैया ये वो सबसे बड़ी वजह है जो तमाम लेजिस्लेशन में रुकावट है। अभी तक जितनी लेजिस्लेशन के मामला हमने देखे हैं, कहीं आपका साथ अपोजिशन ने नहीं दिया और वो रवैया आपका अपना है। आप खड़े होके फ्लोर पर कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोर डाकू का लक़ब अपोजिशन को दिया जाता है। अपोजिशन का काम ही यही है कि वो आप पे तनकीद करे, लेकिन आपका काम है मुल्क और कौम के लिए कानून साजी करना, फलाह के लिए कानून साजी करना, बेहतरी के लिए कानून साजी करना। बड़ा अच्छा मामला लेकर आए हैं आप लोग इस चोरी को, इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का। लेकिन अगर रवैया आपका तब्दील नहीं होगा तो इस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे आप? सुमैया रिजवान, देखिए हर चीज को मैं अलग अलग करके देखता हूँ। देखिए एहतसाब एक अलग अमल है, कानून साजी दूसरे तमाम मामला का वो जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप डिबेट करते हैं। देखिए हम डे वन से कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ हर बात पर, हर इश्यू पर बात करने के लिए तैयार हैं, सिवाय कि आप ये जो इस वक्त बात करना चाहते हैं कि हमारे एनआरओ दे दो। हमने, आपको याद है कि जब लेजिस्लेशन कर रहे थे सब ऑर्डिनेंस के हवाले से, नैब के हवाले से, इन्होंने 38 तब्दीलियां दे दी कि इनको चेंज कर दें। मैं सिर्फ आपकी बात पे, चूंकि मैं डिट्रैक्ट नहीं होना चाहता, गुजारिश ये है, आपने सुनिया देखा कि हमने जब ये रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, आज से नहीं, ये गंदा और बदसीदा निजाम 70 साल से चल रहा था और इसके ऊपर खरीदो फरोख्त आज से। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि ये काम आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं किया जब आप लोग हुकूमत में आए? आज वो मुबैना, एक सेकंड, मुबैना वीडियो आप लोग लेकर सामने आ गए हैं, उस वक्त काम होना चाहिए था। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज को ठीक करना था, उसके बाद आगे बढ़ना था। सुमैया रिजवान, सबसे पहले हम इस लेजिस्लेशन को स्टैंडिंग कमेटी में लेकर गए। हाँ जी, बिल्कुल पता है। स्टैंडिंग कमेटी से हम नेशनल असेंबली में लेकर गए। हाँ जी। सुन लें, अब माहौल ये है कि करप्शन को खत्म करने के लिए ये जो वोट को इज्जत दे का नारा लगाते हैं, ये जो आज भी जमीरों के व्यापारी और खरीदो फरोख्त करते हैं, किस तरह बनाए इनको? मुझे बताए ना, एक आप इनके निकालने। सर मैं कैसे बताऊं, हुकूमत में आप हैं, रवैया आपको तब्दील करना है। ये चोर डाकू की सदाएं बंद हो जाएंगी तो शायद बातचीत भी होने लगेगी। चले, बसर साहब खता हुआ है, मैं चाहूंगी कि जरा चटान साहब से बात करूं। चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस बात की हिमायत की थी कि बिल्कुल होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ये बात उन्होंने ज़रूर की थी, काम इस पर नहीं हुआ था। आज वही पीपल्स पार्टी है जो इसकी मुखालफत कर रही है, क्यों, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम चाहते हैं कि इलेक्शन रूल्स में और इसके कानून में इस्लाहात हो, लेकिन इसके लिए नेक नियत ही चाहिए। अच्छा, अगर हुकूमत वाकई इसमें कोई इस्लाहात लाना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस्लाहात हो, तरमीम लाना चाहते हैं, तो हमने तरमीम की है। आप लोगों ने देखा था 18वीं तरमीम हमने किया। इसके लिए एक तरीका है कि आग पार्लिमानी कमेटी बनाए
फिर इसके बाद इसका एक चेयरमैन मुकर्रर करे, अपोजिशन को एतमाद में ले ले। अगर कोई भी कानून, चाहे वो इलेक्शन का हो, जो भी कानून हो, वो मुल्क के लिए बेहतर हो। हम तो असेंबलियों में आए हैं मुल्क के बेहतरी के लिए, हम तो असेंबली में आए हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। अगर हुकूमत कोई भी कानून मुल्क को आगे ले जाने के लिए लाते हैं, पीपल्स पार्टी इस पे इनके साथ देंगे। लेकिन ये जो कानून लाया है, ये सिर्फ अपने जो एटीएम्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए, इनके पार्टी में जो बगावत हुआ है उस बगावत को। चले आज ये नहीं होती लेजिस्लेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज ये लेजिस्लेशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। कल अगर आप लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग हुकूमत आ जाती है जी, आ जाती है वो अक़लियत से अक्सरियत में, फिर आप लोग कहेंगे नहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, लोग खरीदे गए थे, पैसे चले थे, आप लोग नहीं कहेंगे ये बात? देखिए जी, जब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा तो हम क्यों कहेंगे, लेकिन अगर हो गया। चढ़ान साहब, लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, रेट लग रहे हैं, आप कह रहे हैं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हर साल जब इलेक्शन आ जाता है तो इसमें ये बातें होती हैं, लेकिन फिर हकीकत कुछ और होता है। हाँ, पाटा के इलेक्शन में होते थे, मैं खुद पाटा का मेंबर था। मुझे खुद 50 करोड़ का अपर हुआ, 25 करोड़ का अपर हुआ था। डॉलर्स के शक्ल में लाई थी। इसका तो शाह सईद से कभी पूछ ले, वो भी गवाह है। जरदारी साहब ने भी, पूरा मीडिया देख रहा था कि क्योंकि मीडिया से तो कोई वहां पे होता था। अब भी होंगे, लेकिन मुझे एक बात का नहीं पता कि इलेक्शन से पहले टिकट तकसीम हुई तो ये तहरीक इंसाफ कहते थे कि पाप चले, शफाफ चले, तहरीक इंसाफ चले। ये तो दावा कर रहे थे कि बाकी लोग चोर हैं, डाकू हैं, उन्होंने डाकुओं को टिकट दिए हैं, उन्होंने चोरों को टिकट दिए हैं। हमने सिर्फ परिश्ते लाए हैं, जहां से परिश्ते हैं वो सारे इकट्ठे करके और पीटीआई में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हमें कोई खौफ नहीं है कि हमारा एमपीए बिक जाएगा। अब मुस्लिम लीग को कोई खौफ नहीं, एमपीए बिक जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि पाप चले शफाफ वालों को कोई खतरा है कि इनके एमपीएस जो है वो बिक जाएंगे। इनके एमपीएस इसके कहने पे वोट नहीं देंगे क्योंकि ये गलत टिकट दे रही है। सबसे पहले बात तो ये कि ये अच्छा, वो जो कर रहे हैं करने देना। मेरी बात सुने, अगर ये मामला अगर इस तरह सही नहीं होंगे तो चले मैं दोबारा आऊंगी, आपसे पूछूंगी, आप सोच के रखिएगा कि मामला पे ठीक कैसे होगा। अगर एक खराब चीज़ है उसको ठीक करने का कोई और तरीक़ेकार अगर आपके पास मौजूद है तो आप बता दीजिएगा। मैं इमरान साहब से जब तक बात करूँ, इमरान साहब, ये सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार पर जो इतने दिनों से बहस हो रही है, इतने दिनों से हुकूमत ने अपने सारे ऑप्शन आजमा लिए हैं, क्या लग रहा है आपको? अपनी सियासी पोजीशन क्लियर करना चाहती है हुकूमत? वाकई हुकूमत की नीयत ठीक है? हुकूमत चाहती है कि गन, ये जो सब कुछ होता है ये ख़त्म हो जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा। अगर हुकूमत की नीयत ठीक होती तो सेनेट कमेटी ऑफ हॉल ने जब पहले ये फैसला किया था, जिसपे हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली फराज साहब की भी बतौर नुमाइंदा तहरीक इंसाफ साइन हैं। सेनेट में कमेटी बनाई थी जो सेनेटर्स, उसमें पीपल्स पार्टी के रज़ा रुबानी साहब भी थे, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, सब थे। उन्होंने ये फैसला किया था और उसमें यह तय हुआ था कि जनाब आप इसमें जितनी भी पार्लिमानी कमेटियां हों, उनके लीडर जो हैं पार्लिमानी, उनको ये एक्सेस दे दें कि अगर उनको शक हो तो वो अपने किसी भी बंदे का वोट चेक कर सकेंगे। अगर हुकूमत की नीयत ठीक होती तो उस पर फिर इन्होंने हुकूमत में आने के बाद अमल क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात यह कि अब हुकूमत करना क्या चाहती है? हुकूमत असल में एक तीर से दो शिकार कर रही है। अच्छा। अब दो शिकार किस तरह से कर रही है? पहली चीज ये कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रही है। वो कैसे? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रही है कि नंबर एक तो उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने वो रेफरेंस जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, आपने उसको मशरूत कर दिया कि हमने जनाब ये एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी है, लेकिन हम इसको मशरूत करते हैं। भाई, आपको मशरूत करने की और उस ऑर्डिनेंस लाने की जल्दी क्या थी? आप एक काम करते, सीधा कानूनी रास्ता अपनाते, आप एक एप्लीकेशन देते अपने वकील के ज़रिए से या अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से, उनको कहते हैं कि जनाब इसकी अर्ली हियरिंग करें क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो हम चाहते हैं उससे पहले ये मामला हुकूमत को ये लग रहा हो कि ये फैसला उनके हक में ना आएगा। इमरान साहब सुन,
सुमैया मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ एक बात अगर आप मुकम्मल हो लेने दे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तीर से दो शिकार हैं। एक तो ये शिकार है कि सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश है, दूसरा क्या है, दूसरा इसका ये शिकार है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो हम आवाम के सामने ये करें कि देखो जी हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो करना चाहते थे, हम इस करप्शन को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ना हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, ना अपोजिशन हमारी बात मानती है। यानी कि आपका जवाब ये है तो कि अपनी सियासी पोजीशन को क्लियर करना चाहते हैं। वेलकम बैक टू द शो और हम बात कर रहे हैं ज़ाहिर सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार की। दूसरी जानब अगर अपोजिशन साथ नहीं दे रही है, वो तरीक़ेकार हुकूमत का लहजा है, हुकूमत का लहजा शुरू दिन से रहा, जो रवैया हुकूमत का शुरू दिन से रहा, हुकूमत ये कहती है कि हम हर चीज़ से बात करेंगे, लेकिन जो अपोजिशन चाहती है इनको एनआरओ नहीं देंगे। अब ये अपोजिशन किस किस्म का एनआरओ मांग रही है, अब पीडीएम किस किस्म का एनआरओ मांग रही है। ज़ाहिर पीडीएम ने अपने लॉन्ग मार्च का भी शेड्यूल दे दिया है। ये तमाम तरह सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर मैं बात करी थी इमरान याकूब साहब से कि हुकूमत कहाँ खड़ी आपको नजर आती है। इमरान साहब आपने कहा कि एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अभी ये जो भी करना चाहते हैं, क्या उसके बाद भी आपको लगता है हुकूमत फायदे में ही रहेगी? देखें सुमैया, बात ये है कि हुकूमत का अगर आप रोल देखें पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें, पूरी दुनिया में हुकूमत का रोल हमेशा एक बड़े भाई वाला होता है। उसने बुनियादी तौर पे जो भी मामलात होते हैं, कहीं भी अगर डेडलॉक पैदा होता है, कहीं भी कोई मसला होता है, तो हुकूमत ने ही अपोजिशन को राम करना होता है, उन्हें मनाना होता है, उन्हें कायल करना होता है। ये कहीं नहीं होता कि हुकूमत दो तरह से खेले। हुकूमत यहाँ हो क्या रहा है, हुकूमत लत्ते भी लेती रहती है हर वक्त अपोजिशन को बुरा भला भी कहते रहते हैं और फिर उनसे मदद भी चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं होता कहीं भी। अब आप देखिए आज जो वीडियो की गई है, मैं फिर आपको यही कहूँगा, आज की वीडियो भी असल में सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की, दबाव में लाने की एक कोशिश है। आपने वो वीडियो आज कर दी। भाई मुझे ये बताएं, कोई भी ज़ी शऊर आदमी ये कह सकता है कि किसी भी इलेक्शन में लेन देन होना चाहिए या पैसों का इस तरह से मीना बाजार लगना चाहिए या जो लोग हैं उनकी बोलियां लगनी चाहिए? मुझे आप एक बात बता दें, कोई सियासी जमात, मैं आपके फोरम पे ये चैलेंज करता हूँ, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, एएनपी, कोई जमात मुझे ये बता दें जहाँ पे लोगों को टिकटें पैसे लेके ना दी जाती हों। आप स्वाय चंद लोगों को छोड़ दें, अदरवाइज कहीं आप फंड के नाम पे पैसे लेते हैं, कहीं कोई आपका लीडर जो है वो उनसे पैसे लेता है, कहीं कोई और चीज़ होती है। और आप बुनियादी तौर पे जब एक बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए आता है सूबाई असम्बली का, और वो अगर खुद टिकट ही पैसे दे के लेता है, तो जब उसको मौका मिलेगा इस तरह से अपनी लूट खर्ची हुई दौलत वापस लेने का, तो वो क्यों नहीं लेगा? मैं खुदा ना हंसता ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि सारे काम को जायज़ करार दे दिया जाए, ये सरासर नाजायज़ है। लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम को बुनियादी तौर पे तब्दील करना होगा, आपको अपनी मेंटालिटी को तब्दील करना होगा। चले आपका पॉइंट आया। सबसे पहले तो वजीर आजम को स्टेप लेना पड़ेगा, अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। हुकूमत जो चाहती है करना, नियत भले ठीक हो, तरीक़ेकार ठीक नहीं है। बसरा साहब, अब आप लोग चलें, इस बात को तो आप लोग मानते हैं कि हमने ये काम लेट शुरू किया, लेकिन जो तरीक़ेकार अपनाया गया है, क्या उसको भी आप ठीक मानते हैं? नहीं, लेकिन इसमें बिल्कुल लेट शुरू नहीं किया। सेनेट का इलेक्शन आना था, उसके ऊपर ही लेजिस्लेशन होनी थी। जो पॉइंट्स इमरान याकूब साहब ने उठाए, एक तरफ हम सब लोग कहते हैं, और आज आपने वीडियो भी देखी कि खरीदो फरोख्त होती है, करप्शन होती है, जुमा बाजार लगता है, लोग बिकते हैं, लोग अपनी बोलियां लगवाते हैं। अगर इस गंद को खत्म करने के लिए हम सब लोग हो जाए तो क्या इसमें इश्यू था? इसका मतलब ये है कि जो लोग इस आईनी तरमीम का साथ नहीं दे रहे और उसके लिए वोट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं और वो आदी हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल है 70 साल से लोगों के वोट खरीदने के, उनके पास तो सर ये जो लोग आप लोगों ने निकाले थे, ये भी आदी होंगे, ये भी सब कुछ करते होंगे, इनका भी यही क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। इस तरह तो किसी को भी नहीं कहा जा सकता। कौन यहाँ पर खरीदो फरोख्त की बातें अभी भी चल रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इमरान याकूब साहब भी जानते हैं।
मुलाकातें अभी भी हो रही हैं, तमाम राब्ते हो रहे सुमैया हैं। एक मिनट सुमैया, ये उसी तरह बसरा साहब मेरे भाई हैं। बसरा साहब सिर्फ एक सेकंड, हाँ। मैं बसरा साहब को सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा, ये बसरा साहब का मौक़िफ़ वही है जो जनरल ज़ियाउल हक ने जब रेफरेंडम कराया था ना, तो उन्होंने ये कहा था अगर आप मुल्क में इस्लाम चाहते हैं तो ज़ियाउल हक बड़ा ज़रूरी है। भाई ज़ियाउल हक का और इस्लाम का क्या उस तरह से ताल्लुक, तो ये इब्तदा गंद को साफ करने की 20 MPS जिनों की खरीदो फरोख्त हुई, हमने उनको निकाला। चले माजी को छोड़ दे, इन दोनों पार्टियों ने जब COD साइन किया, उसकी शिक नंबर 23 पर लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट खत्म करेंगे, नंबर 1। नंबर चेयरमैन का इलेक्शन होता है, 62 लोग खड़े होते हैं अपोजिशन के, 50 वोट निकलते हैं। क्या इन लोगों ने आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई की? जिन लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो देखें अगर कोई अच्छे काम की बुनियाद रख रहे हैं, अगर कोई रिफॉर्म अच्छे काम की बुनियाद रखें सर, सबसे जो मुकद्दस ऐवान है वो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में जाएं, वहाँ पे 2/3 अक्सरियत तो नहीं है आपके पास, लेकिन बैठे अपोजिशन को बैठ के बात करें, वहाँ आइन में तरमीम कर लें। रिजवान, आप मुझे बताएं, जो हमने कमेटी में टेबल किया, जो हम नेशनल असेंबली के अंदर लेकर आए, वो क्या कोई पाकिस्तान इंडिया की असेंबली थी? तो क्यों नहीं हो रहा? क्या क्यों मामला नहीं हो पा रहे? लेजिस्लेशन क्यों नहीं हो पाती? हर जगह आप सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आ जाते हैं? क्या वजह है? नहीं लगता कोई गलती है आपकी? गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं है। हमने तो आप कंपैरिजन कर लें कि जब हमने कितने ऑर्डिनेंस दिए हैं और माजी की हुकूमतें कितने ऑर्डिनेंस देती थी। छोड़े ना माजी की हुकूमतों को सर, उनको तो आप लोग गालियां देते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही करेगी जो माजी की हुकूमतें करती रही। ये क्या बात हुई? एक बात सुमैया बहुत क्लियर है, मैं आपकी बात मानता हूं कि हमारे पास असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है, हाँ, जिसकी वजह से हम हैं। अगर हमारे पास मेजॉरिटी थी तो यकीन माने अब तक बहुत सारा गन साफ हो गया होता। ये ब्लैकमेलिंग, ये तरह तरह के हरबे, ये NRO दे दो। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह के फजल से 2/3 मेजॉरिटी होती है हमारे पास। आप ये कह रही है ना, अब तक बहुत सारी लेजिस्लेशन हो चुकी होती, बहुत सारा गन साफ हो चुका होता। इंशाल्लाह सेनेट में जब हमारे पास अब अक्सरियत आ जाएगी, आप सर सारा देखेंगी। गन साफ कर दें, बचेगा कौन? फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। फिर पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? ऐसे तो सभी खराब हैं, ऐसे तो फिर कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह तो सियासत नहीं होती। पॉइंट टेकन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।